मैं डॉक्टर अक्षय चौरड़िया। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, यानी कि मनोरोग विशेषज्ञ, और वसई महाराष्ट्र यहाँ पे कार्यरत हूँ। अ, महामारी का दौर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जब इस समय मुझे सुन रहे हैं तो स्वस्थ होंगे। और महामारी का दौर है तो जितनी इस महामारी ने हमें शारीरिक रूप से परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि मानसिक तौर पे भी हमें इस महामारी की वजह से कई तरह की तकलीफें झेलनी पड़ी है। कई तरह की प्रॉब्लम्स मानसिक तौर पे, जैसे कि बेचैनी, चिंता, अवसाद, नींद की समस्याएं हम देख रहे हैं कि इस महामारी के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जिस रफ्तार से हमारा तनाव बढ़ रहा है, उस रफ्तार से शायद हमारी कोपिंग स्किल्स, यानी कि जो हमारी तनाव को झेलने की क्षमता होती है, उसको सहन करने की क्षमता होती है, वो नहीं बढ़ पा रही है। एक मैं बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे अगर कोई पुल है, उस पे हम 1,000 टन जो है उसका वेट कैरिंग कैपेसिटी है, यानी उस पे उतना ही वजन हम ले जा सकते हैं। अगर हम अचानक से उस पर 2,000 टन या 3,000 टन का वजन लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत स्वाभाविक है कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, या वो पुल टूटने का चांस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारा रिजिलियंस या हमारी कोपिंग स्किल काम करती है। तो इसी संदर्भ में आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलनेस एंजाइटी। ओके, एक हमने सुना है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि चिंता की बीमारी। ये जो बीमारी है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका मतलब है बीमारी की चिंता होना। एक प्रकार की ये भी चिंता की बीमारी है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पे जो चिंता होती है वो कोई ना कोई बीमारी को लेकर के होती है। अगर आप इसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कई मिलते जुलते इस बीमारी के नाम हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। और मुख्य तौर पे ये सारी बीमारियां एक ही कैटेगरी के अंडर, यानी कि साइकोसोमैटिक मेडिसिन के अंडर आती है। साइकोसोमैटिक मेडिसिन का मतलब है कि मानसिक बीमारियां या मानसिक तकलीफें शारीरिक रूप से हमारे शरीर में प्रस्तुत होती है, या हम उनके शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या है। देखिए, सबसे मुख्य लक्षण इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या बीमारी की चिंता, इसमें मुख्य लक्षण है कि कांस्टेंट फीलिंग ऑफ हैविंग अ मेजर इलनेस, यानी कि उस व्यक्ति को या उस मरीज को ऐसा लगता है कि उसे कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हुई है, या वो बड़ी बीमारी होने के चांसेस हैं। तो उसका माइंड जो है कंटिन्यूअसली उसी चिंता में प्रीऑक्यूपाइड रहता है। वो बाकी और किसी भी जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, और इसी चिंता में या इसी से जुड़ी हुई उसका सारा व्यवहार रहता है, और उसी में उसका सारा समय खर्च होता है। तो लगभग दिन के हर समय उसके मन में ये चिंता बनी रहती कि कुछ ना कुछ मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। मैं बाद में आपको एक उदाहरण के तौर पे भी समझाऊंगा। दूसरा इसका मुख्य लक्षण है कि कोई भी इसमें स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होता है, या अगर कोई लक्षण होता भी है शारीरिक तौर पे, तो बहुत ही माइनर या बहुत ही मिनिमल होता है, और बहुत ही वेग होता है। यानी कि अगर उस लक्षण के साथ में आप अपने फिजिशियन को दिखाते हैं या अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो हो सकता है कि उसे डायग्नोज ना करें, और वो आपको बताएं कि इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही माइनर समस्या है, और इसमें आपको किसी प्रकार की बहुत ज्यादा दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मुख्य तौर पे माइनर लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मसल ट्विचिंग, यानी मांसपेशियों में खिंचाव, जैसे और तरह का दर्द होना शरीर में, जैसे शरीर में मूंगी आना। और खास तौर पे देखा गया है कि जब भी चिंता बढ़ती है या बेचैनी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये लक्षणों में भी बड़ा होता है। इसमें तीसरा इसका मुख्य लक्षण है कि इसमें एक टिपिकल हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर रहता है, यानी कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कोई ना कोई बड़ी बीमारी है, तो वो या तो उसको रिपीटेडली गूगल पे चेक करेगा, या उसको इंटरनेट पे चेक करेगा, उस लक्षण को समझने की कोशिश करता है कि कहीं ये मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। या फिर वो अपने फिजिशियन को दिखाता है, फिजिशियन भी उसे डायग्नोज करने में असमर्थ रहता है। तो व्यक्ति जो है कई बार असंतुष्ट रहता है, वो डॉक्टर को भी इंसिस्ट करता है कि सर, हो सकता है आप मुझे अच्छे से नहीं देख रहे हैं, या आप मेरे सिम्टम्स को या मेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे कोई ना कोई जरूर बड़ी बीमारी है। आप हो सकता है तो मेरा टेस्ट करवाइए, आप मेरा एमआरआई करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए,
या आगे का जो भी प्रोसीजर है आप करिए, आप पैसे की चिंता मत करिए। तो इस प्रकार का बिहेवियर रहता है और ये बिहेवियर रिपीट होता है, यानी कि हम मल्टीपल टाइम्स उनको रीअश्योर करेंगे या फिजिशियन उनको रीअश्योर करेगा कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका ये व्यवहार रहता है कि हो सकता है वो फिजिशियन को चेंज करते रहे, और जब भी वो फिजिशियन को चेंज करते हैं वो नेक्स्ट फिजिशियन को यही बोलते हैं कि पिछला जो डॉक्टर है वो मेरी बीमारी को समझ नहीं पाया या मुझे समझ नहीं पाया। वो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसी में जब बहुत ज्यादा चिंता रहती है तो तरह तरह के टेस्ट कराना। अगर समझो किसी व्यक्ति को हाथ में दर्द होता है, उसने गूगल पे सर्च किया कि ये हाथ में दर्द किस वजह से है, उसे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसमें वो टेस्ट करवाएगा, ईसीजी करवाएगा। ईसीजी नॉर्मल आने के बाद में भी वो डॉक्टर को इंसिस्ट करेगा कि क्या हम और आगे जांच करवा सकते हैं, उसमें 2D को करवाना है, टीएमटी करवाना है। कई बार हम देखते हैं कि जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, यानी जब तक पेशेंट मनोरोग विशेषज्ञ के पास पहुंचता है, तब तक वो कई तरह के टेस्ट करा चुका होता है और कई डॉक्टर्स को, लगभग हर स्पेशलिटी को मिल चुका होता है। तो इसमें बहुत सारा उसका फाइनेंशियल लॉस होता है, बहुत सारा तनाव रहता है कि कोई भी डॉक्टर जो है उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा है, उसे डायग्नोज नहीं कर पा रहा है, और सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं। तो डॉक्टर से संतुष्ट नहीं होना और डॉक्टर के पास बार बार जाना, इस टिपिकल बिहेवियर को हम लोग डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं। चौथा इसका मुख्य लक्षण है कि परिवार वालों के समझाने के बावजूद भी, या मित्रगणों के समझाने के बावजूद भी, या डॉक्टर्स के समझाने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे जरूर कोई बड़ी बीमारी है। तो कई बार जो मित्र हैं या परिवारगण हैं वो भी शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्ट के साथ में उनके साथ हर जगह जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सबसे पूछने की कोशिश करते हैं, वो क्यूरियस होते हैं। बट धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है कि इनको कोई बीमारी नहीं है और ये इसी प्रकार से इनके लक्षण आते रहते हैं, तो वो भी ऊब जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस इन पेशेंट्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इसका मुख्य लक्षण है फंक्शनल इम्पेयरमेंट, यानी कि उनके दैनिक जीवन में तकलीफ हो जाना। इसमें दैनिक जीवन में उनकी सभी तरह के एस्पेक्ट्स, यानी कि रिलेशनशिप, क्योंकि परिवार वालों को ऐसा लगने लगता है कि शायद हो सकता है वो नाटक कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो कोई कुछ चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या दिन भर जब चिंता रहती है तो काम में मन नहीं लगता है, या फाइनेंशियल लॉस इसमें मेजरली होता है। कई बार लाखों रुपए के टेस्ट वो करा चुके होते हैं। कई बार वो अपने आप को डिसेबल्ड या विकलांग या अपंग महसूस करते हैं कि बीमारी है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ में जब ज्यादा समय तक ये तकलीफ रहती है तो इसमें अवसाद होने के, यानी डिप्रेशन या बेचैनी की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस, या पैनिक अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण आपको दूं तो अभी कोविड-19 का दौर है और ऐसे में चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। अगर चिंता नहीं होगी तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे। तो अगर किसी मरीज को इस प्रकार की तकलीफ होती है, उसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे गले में खराश है या मुझे हल्की फुल्की सूखी खांसी है तो मुझे हो सकता है कोविड। वो फिजिशियन के पास जाएगा, कई तरह की जांच करवाएगा, फिजिशियन उनको बोलेगा कि आपको कोविड के लक्षण नहीं है, आपको कोविड नहीं है, आप निश्चिंत रहें। उसके बावजूद भी उसके मन में ये डर बना रहेगा कि मुझे कोविड हो सकता है, शायद डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे लक्षण तो हूबहू इंटरनेट पे ऐसे ही मैच कर रहे हैं। उसके अलावा वो टेस्ट करवाएगा मल्टीपल टाइम्स, उसके अलावा वो सीटी स्कैन खुद से जा करके करवाएगा, उसके अलावा वो रिपीटेडली हर 1 घंटे में, आधे घंटे में पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके चेक करेगा कि कहीं मेरा सैचुरेशन तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है और कई बार ये बिहेवियर जो हमने देखा कि महीनों महीनों तक, सालों सालों तक चलता है। तो अगर बीमारी के डायग्नोसिस की हम बात करें तो कम से कम 6 महीने तक इस प्रकार का अगर व्यवहार रहता है और वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट, मैंने जैसे बोला कि सारी दैनिक जीवन में अगर उनको समस्या आती है तो उनको जरूर इलाज लेना चाहिए। अब ये जो बीमारी है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनको इस प्रकार की चिंता रहती है, बीमारी की चिंता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, साधारण तौर पे बहुत बेसिक मैं आपको मैनेजमेंट स्किल समझाऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च करना बंद करें या अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना बंद करें। कई बार हमें मित्रों से भी अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमारी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गूगल पे हमें ऐसे देखने को मिलता है कि जिससे हमें बहुत ज्यादा चिंता, अगर सिर दर्द का आप गूगल सर्च करेंगे तो उस पर हो सकता है आपको कैंसर भी लिखा हुआ मिल जाए। तो ऐसे में आपकी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण चिंता बहुत ज्यादा बढ़ने का चांसेस रहता है। सेकंड, एक्नॉलेज करें कि आप बेचैन हैं। देखिए, बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा अडल्ट नहीं है जो ये बोल सके कि मुझे दैनिक जीवन में तनाव नहीं रहता है। तनाव हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है
और उसे एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तभी आप उसके लिए उस सोल्यूशन की तरफ एक स्टेप आप ले पाएंगे। तीसरा, आप अपने सिम्टम्स का रिकॉर्ड रखें, यानी कि आप ये देखें कि आपको क्या क्या लक्षण हो रहा है और कब कब हो रहा है। अगर आप अपनी लक्षणों की एक डायरी बना करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन लक्षणों का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तभी ये लक्षण बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको भी इसमें आसानी मिलेगी और आप जिस फिजिशियन के पास जाते हैं उनको भी इसको डायग्नोज करने में आसानी रहेगी। चौथा जो है, आप अपने खाली समय को कोई भी प्रोडक्टिव काम में डालें, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो आप अपने जो भी खाली समय है, जिस समय आपको ज्यादा चिंता रहती है, जैसे शाम का समय है जब आपको चिंता ज्यादा रहती है, आपको ग्लूमी फील होता है, तो आप कोई ना कोई प्रोडक्टिव, जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई बुक रीड कर सकते हैं या जो भी आपको हॉबी पसंद है तो उसमें एंगेज कर सकते हैं। इस तरह की एंगेजमेंट से आपको राहत मिलेगी और आपकी एंग्जाइटी कम होती है। पांचवा जो है, रिक्रिएशन, यानी कि आप अपने तन के लिए तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन मन की चिंता को कम करने के लिए हम कई बार कुछ नहीं कर पाते। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में जो भी काम आपको पसंद है या जिस काम को करने से आपको उत्साह मिलता है, जैसे दोस्तों से बात करना है या कोई म्यूजिक सुनना है या और कोई तरह की एक्टिविटी जो आपको पसंद है, उसमें आप एंगेज कर सकते हैं। उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। पांचवा जो है, इसमें आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। देखिए, कोई अगला आदमी क्या सोचता है उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब तक अपने दिमाग में इस तरह की चिंता को पाइलअप करते रहेंगे, इस प्रकार से आपकी चिंता बढ़ती रहेगी। और अगर आप वेंट आउट नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, तो फिर इसकी तकलीफ के बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार का व्यक्ति या मित्र आपको अच्छे से समझ नहीं पाता है या आपकी बात सुन नहीं पाता है या वो अपने जजमेंट्स पास करता है या आपको अननेसेसरी की राय देता है जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे केस में आप प्रोफेशनल यानी कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की मदद ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, माइंडफुलनेस योगा है, मेडिटेशन है। इस प्रकार की कई तरह की एक्टिविटीज में आप एंगेज कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, जिससे आपको राहत मिले। तो ये जो है सिर्फ एक समय की बात नहीं है या एक दिन की बात नहीं है, इसमें आपको रेगुलरली एंगेज होना पड़ेगा। और ये अपने आपको अपने जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा आपको इसको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है, आपको लगता है कि ये तकलीफ बढ़ती जा रही है या ये चिंता कम नहीं हो रही, इस तरह के विचार आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी प्रोफेशनल, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, उनसे मदद लेनी चाहिए। देखिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में हम बहुत बार हिचकिचाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई व्यवहारिक बदलाव नहीं है, हमारा व्यवहार तो बिल्कुल सही है, तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएं। बट कई बार हमने देखा है कि ये चिंता की तकलीफ जो है बढ़ जाने के कारण हमें शारीरिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अगर आप ने बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं या बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी मांसपेशियां जो है उनमें आपको खिंचाव महसूस होता है या आपका सिर दर्द होता है। ये लगभग हम सभी ने महसूस किया है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो डायरेक्टली आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दिमाग भी हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, तो उसे शरीर का ही हिस्सा समझ करके उसकी बीमारियों को एक्नोलेज करके हमें इसकी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए।